नमस्कार। मैं जनमक्ता शिवम गौतम। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण का चुनाव पूरा हुआ। उसके जो आंकड़े सामने आए उसमें ये स्पष्ट हुआ कि लगभग 93% मतदान हुआ है। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में एकदम से खलबली मच गई। उनके जो तमाम समर्थक थे, हितैषी थे, शुभचिंतक थे, उन सब ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई थी, जब कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को यह कहा था कि वो एक राष्ट्रीय शर्म है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो खुद अपने आप में एक डिस्क्रिपेंसी हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के माध्यम से 60 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए थे। कपिल सिब्बल की बात हालांकि चली गई, लेकिन उससे ज्यादा हंगामा तो अब हो रहा है कि रवीश कुमार टाइप के तमाम जो प्रपंचकारी है वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। सिब्बल ने भी ये कहा था कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से 2500 कंपनियां सीएपीएफ की पश्चिम बंगाल में लगाई हैं, उससे चुनाव प्रभावित होने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये कंपनियां क्यों लगाई हैं, इसका प्रमाण कल ही मिल गया था, जब वो कई प्रत्याशियों के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने लाठी डंडों से हमले किए थे। और ये रिपोर्ट पहले से थी कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के दिन भी हिंसा होती है, चुनाव बाद भी हिंसा होती है, जिसकी वजह से 10-20% वोटर तो अपना वोट डालने जा ही नहीं पाते हैं या उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। अब ये जो आंकड़ा आया है, जो वोटर का परसेंटेज का, इसमें एक बहुत बड़ी बात है जिस पर कम लोगों का ध्यान जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार भी 82% मतदान हुआ था और पिछली बार के जितने वोट थे उसमें से 10% वोट कट गए। यानी उस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार भी लगभग संख्या में तो उतने ही लोगों ने वोट दिया था। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोट कटे थे उनमें से ज्यादातर वोट वो थे जो या तो फर्जी थे या भूत प्रेतों के थे। यानी जो लोग जिंदा ही नहीं थे, जिनका वजूद नहीं था, उनके वोट थे और उन सबके वोटों को टीएमसी के लोग अपने नाम से फर्जी तरीके से डाल देते थे। दूसरी जो 20% के करीब लोगों को, 10-20% जो लोग होते थे, उनको घरों से वोट डालने नहीं दिया जाता था। कुछ लोग कहेंगे 82% कैसे हो गए, तो वो 82% में चूंकि फेक वोट भी होते थे, तो आप मानकर चलिए कि 80% वोट अगर पड़ा है तो उसमें से 20% जेन्युइन लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया है। इसीलिए सीएपीएफ की 2500 यानी 2400 कंपनियां वहां तैनात की गई थी। और जिस तरीके से हिंसा उसके बावजूद देखने को मिली, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले चुनावों में जब सीएपीएफ की इतनी संख्या नहीं थी तो किस तरीके की धांधली टीएमसी के गुंडे करते रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि जो वोट कटे हैं वो नुकसान टीएमसी को ही हुआ है, जिसके लिए पिछले 4-6 महीनों से टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बार बार यह कोशिश की जा रही थी कि एसआईआर को रोकवा दिया जाए और बाद में यहां तक कहा गया कि जिन लोगों के वोट कटे हैं उन्हें वोट डालने दिया जाए। यानी तमाम हथकंडे अपनाए गए थे कि किसी तरीके से ये जो वोट कटने जा रहा है इसको कटने से रोक लिया जाए। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता हो, ममता बनर्जी हो, रवीश कुमार सिब्बल टाइप के उनके शुभचिंतक हो, वो इसी बात पर चिंता जता रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि ऐसा अगर दूसरे चरण में भी हो गया तो ममता का सत्ता से बाहर जाना लगभग तय हो जाएगा। यानी यहां जो वोट परसेंट बढ़ा है उसका फायदा साफ तौर पर ममता बनर्जी को तो नहीं मिलेगा, और अगर यह फायदा बीजेपी को मिलता है तो उसकी सीटों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जो दूसरे चरण का चुनाव है वो 29 अप्रैल को होना है और उसमें भी अगर ये इसी तरीके का परिणाम सामने आता है तो ममता बनर्जी की सत्ता से पूरी तरीके से बेदखली होती हुई दिखाई देगी। यहां जो अभी दूसरे चरण का चुनाव है ये 7 जिलों में होना है। पहले चरण में 16 जिले थे, 152 सीटें थी,
लेकिन ये जो 7 जिले हैं, इन 7 जिलों में 142 सीटें हैं और 2 जिलों के अंदर तो 62 सीटें हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में या उससे पहले के भी चुनावों में इस पूरे इलाके में, इन 7 जिलों में ममता बनर्जी का दबदबा रहा है। अगर इन जिलों में भी वोट परसेंटेज ऐसा ही रहता है तो आपको 4 मई से पहले ही ये लगभग तय हो जाएगा कि ममता की सत्ता से बेदखली हो गई है। यहां जो ये 7 जिले हैं उसमें उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इन दोनों जिलों में 30 और 32 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा इसमें कोलकाता है, हुगली है, हावड़ा है, पूर्व बर्धमान है और नवादा है। ये जो जिले हैं इनमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आप अगर देश के दूसरे किसी राज्य में इस तरीके से इतनी सीटें 7 जिलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है, भारत की टोटल जनसंख्या का 17-18% जहां रहता है, वहां के जिलों में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 4 या 5 होती हैं, किसी जिले में 6 भी हो जाती हैं। लेकिन यहां देखिए कि उत्तर 24 परगना में और दक्षिण 24 परगना में 30 और 32 सीटें हैं। यही सारा वो खेल है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा ये खेल होता आ रहा है। पहले इतने सालों तक वहां कम्युनिस्टों का शासन रहा, उसके बाद ममता बनर्जी की एक छत्र शासन रहा, क्योंकि जब इतनी संख्या में वहां वोट होंगे तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा प्रभाव रहता है, उनकी जो गुंडागर्दी होती है, उनका जो मसल पावर है, उसका इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां पिछले सालों में करती रही हैं। लेकिन इस बार जो अर्धसैनिक बल वहां पहुंचे हैं और वहां भी कई वीडियो ऐसे सामने आए थे जिससे आप समझ सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो सीएपीएफ की तैनाती को किस तरीके से एक पॉजिटिव वे में ले रहे थे। कई जगह ऐसे वीडियो आए थे कि जो महिलाएं थी गांव की, वो सीएपीएफ के लोगों के एक तरीके से आरती उतार रही थी, माला उनको चढ़ा रही थी और उनके पैर भी छू रही थी। ये उस दर्द की वजह से था जो उन्होंने पिछले तमाम सालों में पश्चिम बंगाल में सहा है, और यही वजह थी कि लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी को भी लग रहा था, उसके शुभचिंतकों को भी लग रहा था कि इस बार अगर ममता बनर्जी का वो जो मसल पावर है वो नहीं चला तो निश्चित ही उसे सत्ता से दूर जाना पड़ेगा। और तमाम दूसरे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पिछली बार भी इतना भी था, उस हिसाब से देखा जाए तो उतने वोट को हटा दिया जाए तो उस तरीके से उतना ही बैठता। लेकिन वो इस चीज को भूल रहे हैं कि पहले जिन वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, इस बार उन्होंने वोट डाला है, और वो जो वोट है जिसको दबाकर रखा गया था, जिन्हें वोट से वंचित रखा गया था, वो लोग चुपचाप ममता के खिलाफ वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर उन्होंने ममता के खिलाफ वोट दिया है तो फिर ममता का मुकाबला करने वाली पार्टी कौन सी है? न तो कम्युनिस्टों की स्थिति ऐसी है कि वो ममता को हरा सके, न कांग्रेस की स्थिति ऐसी है पश्चिम बंगाल में कि वो ममता को हरा सके। तो ले देकर जो पार्टी बचती है वो भारतीय जनता पार्टी है, और उसको इस सब का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरे चरण में अगर यही स्थिति दोहराई जाती है, इसी तरीके से वोट परसेंट बढ़ता है और जो लोग अब तक वोट डालने से वंचित किए गए थे वो लोग वोट डालते हैं, तो फिर मानकर चलिए कि 99% ये तय हो जाएगा। 4 मई आने का इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम परिणाम तो तभी आएगा। आकलन कितना भी अच्छा हो, कितना भी साइंटिफिक हो, कितना भी लॉजिकल हो, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य का पता तो 4 मई को ही चलेगा, लेकिन ये पक्का अनुमान हो सकता है। उसमें 1% का तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5% का होता है। अगर दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत 90 के आसपास भी रहता है तो ममता की सत्ता पश्चिम बंगाल में अब देखने को नहीं मिलेगी। और अगर ममता सत्ता से बाहर जाती है तो पिछले 10-12 सालों में जो कुछ भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया है, उसका परिणाम उसकी पार्टी के जो तमाम गुंडे हैं, उनके जो तमाम नेता हैं और वो हैं,
उनको कोर्ट में भुगतना ही पड़ेगा। तमाम मामलों की जांच शुरू हो जाएगी। तमाम जो उनके अपराध हैं जिन पर अब तक पर्दे डाल दिए गए थे वो दोबारा से खोले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता को एक बार स्वतंत्रता की सांस लेने का मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल की जो धरती है वो क्रांति की धरती है। आपको याद होगा खुदीराम बोस जो पहले एक युवा थे, भारत के पहले व्यक्ति थे जो आजादी की लड़ाई के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने फांसी को चूमा था। उसके बाद देश के महान सेना नायक, महान नेता जिन्होंने आजादी दिलाई, हालांकि उसका श्रेय उन्हें ऑफिशियली नहीं दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल से ही आते हैं। ये वो धरती है जो क्रांति की धरती कही जाती है और ऐसा लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल का जो आम जन है वो क्रांति करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रांति का मतलब ही बदलाव होता है और यहाँ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। हम फिर भी कहेंगे कि इसका सही सही जो जानकारी है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगी, लेकिन 29 तारीख को उसका ट्रेलर जरूर दिख जाएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी दादी जी हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।